हेलो एवरीवन। आज के हम वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के कुछ एमसीक्यू को करेंगे और ये एमसीक्यू हमारे हर एक एग्जामिनेशन जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्जामिनेशन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम सिर्फ 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि कम टाइम में आप क्वेश्चंस को डिस्कस कर सके, ये मेरा मोटो है। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आपको जो भी प्रॉब्लम्स हों या आप जो भी चाहते हो कि कौन से टॉपिक्स को मैं करवाऊँ, आप ज़रूर वीडियो में मेंशन करिए ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके अकॉर्डिंग में लेके आऊँ। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेटअप इन। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको हम एनडीसी भी कहते हैं, और ये कब सेटअप हुआ था? तो ये सेटअप हुआ था हमारा जब 5 ईयर प्लान सेटअप हो गया था, उसके बाद ये सेटअप किया गया। और इसका काम क्या होता है? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम होता है कि ये 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर हमारा प्लान है उसको अप्रूव करता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता था, खैर अभी 5 ईयर प्लान तो उसको हटा दिया गया है। तो ये अप्रूव करने का काम करता था हमारे 5 ईयर प्लान को। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, याद रखिएगा, ये 1952 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ। तो जैसे बहुत सारे अलग अलग प्लान्स होते हैं जिसको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या अलग अलग लिस्ट में रखा जाता है, उसी तरह से इकोनॉमिक प्लानिंग को हम किस लिस्ट में रखते हैं? तो इकोनॉमिक प्लानिंग हमेशा हमारे यूनियन लिस्ट का पार्ट है, क्योंकि ये सेंटर ही पास करती है इकोनॉमिक प्लानिंग को। हमारे जो 5 ईयर प्लान है उसकी बात हो रही है। अगर हम सिर्फ ऐसे नॉर्मल इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करेंगे तो वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट होगा, क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे स्टेट और सेंट्रल दोनों लोग कर सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, तो वो कंकरेंट लिस्ट में आएगा। लेकिन अगर 5 ईयर प्लान की हम बात करें तो वो हमारे यूनियन लिस्ट का पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ 5 ईयर प्लान्स द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंटरनल फाइनेंसिंग होती क्या है। तो इंटरनल फाइनेंसिंग एक ऐसी फाइनेंसिंग है, यानी कि हम सिर्फ पैसा सिर्फ और सिर्फ अपनी ही एक किसी भी एक मेथड के थ्रू लेते हैं, और हम बाहर से किसी भी तरह का लोन या किसी भी तरह के, और हम सिर्फ इंटरनली हम पैसे ले सकते हैं। तो 5 ईयर प्लान में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट किस पे डिपेंड थी इंटरनल फाइनेंसिंग के लिए? तो गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन पे डिपेंड थी इंटरनल फाइनेंसिंग के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंटरनल फाइनेंसिंग में और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? तो कॉस्ट कटिंग कर सकती है, साथ ही साथ अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन वो कॉस्ट कटिंग वो गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कम रहता है। तो गवर्नमेंट के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टैक्सेशन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी टैक्सेशन एंड पब्लिक बोरोइंग अगर हम देखें तो पब्लिक बोरोइंग ये इंटरनल फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट से ही डिपेंड होना चाहिए, और डेफिसिट फाइनेंसिंग भी नहीं। और तो सिर्फ हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट है, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गेट इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्रॉम। तो किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट किसके क्या कहाँ से लेता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, या सकारिया कमीशन। तो अगर हम इन सब की बात करें तो ये बनाया किसके लिए गया था? तो ये बनाया गया था अप्रूवल फॉर प्लानिंग कमीशन, तो वही उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट का भी काम करेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 ईयर प्लान, ये अलग अलग एग्जाम से आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके। तो जो आए हैं क्वेश्चन वहाँ पे मेंशन भी है कि किस एग्जाम में पूछे गए थे, और ये रिपीटेडली हर एक एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं ये क्वेश्चंस, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। किसी को कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो 5 ईयर प्लान इंडिया में इंटेंड टू डेवलप द कंट्री इंडस्ट्रियली थ्रू। तो 5 ईयर प्लान का इंडिया में सॉरी किस तरह से डेवलप करने का प्लान था? तो मतलब किसके थ्रू? क्या सिर्फ पब्लिक सेक्टर के थ्रू, या प्राइवेट सेक्टर के थ्रू थ्रू या दोनों के जॉइंट कॉरपोरेशन के थ्रू? तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ये किस तरीके से ये इंटेंट था डेवलप करने का हमारी कंट्री को इंडस्ट्रियली? तो अगर कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो पब्लिक और प्राइवेट इन दोनों को जब हम मतलब ये कोऑपरेटिव सेक्टर इसको कहा जाता है, जब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिलके काम करती है तो उसको हम कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। तो हमारा जो इंडिया का 5 ईयर प्लान था वो कोऑपरेटिव सेक्टर पे बेस्ड था, जहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों एक साथ होके काम कर सकती हैं, तो ही भी हमारी कंट्री डेवलप हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है द प्लानिंग कमीशन इज। तो प्लानिंग कमीशन क्या है? तो प्लानिंग कमीशन हमारे एक कोई मिनिस्ट्री नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ना ही ऑटोनोमस कोई कॉरपोरेशन है। प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है जो हमें एडवाइस करती है कि किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए और किस तरीके से हमें उस प्लान में क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। ये एक एडवाइजरी बॉडी का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बताना है कि इस 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या प्लानिंग कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो क्या प्लानिंग कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? दूसरा, प्राइम मिनिस्टर इज अ चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो पहले अगर मैं आपको बताऊं तो प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हम इसको एडवाइजरी बॉडी भी कहते हैं। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा। तो प्लानिंग कमीशन से आपको अभी तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए प्लानिंग कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये एक एडवाइजरी बॉडी भी कहते हैं हम। तो ये दोनों तरीके की है, एक एडवाइजरी बॉडी भी है और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। यहाँ पे बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, जबकि डिप्टी चेयरमैन अलग होते हैं। उसके बाद द प्राइम मिनिस्टर प्लानिंग इज ऑलवेज नेसेसरली द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। नो, दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है द ड्राफ्ट प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नहीं, ड्राफ्ट प्लान तो हमारी प्लानिंग कमीशन जो हम 5 ईयर प्लान है वो लाती है। ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तो उसको अप्रूव करती है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल रीजन व्हाई नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग इज स्टिल बीइंग परस्यूड इन स्पाइट ऑफ एम्ब्रेसिंग अ मार्केट इकोनॉमी सिंस 1991। अब ये देखिए ये क्वेश्चन कब का आया हुआ है? ये आईएएस का क्वेश्चन है। 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि हमारा अगर हम उस टाइम से सोचें तो 1991 में हमारी एलपीजी पॉलिसी आई थी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जब हमारा मार्केट इतना खोल ही दिया गया तो भी उसके बाद भी 5 ईयर प्लानिंग हमारी जो है वो कंटिन्यू रही, हमारे नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग कंटिन्यू रहा। तो यही पूछा है कि ऐसा क्या रीज़न है कि 1991 की एलपीजी पॉलिसी के बाद भी हमें 5 ईयर प्लानिंग को परस्यू करना पड़ा, आगे ले जाना पड़ा अभी तक मीन्स 1994 तक। अब तो कैंसिल कर दिया गया है। तो उस टाइम के हिसाब से हमें रीज़न बताने हैं। पहला हमारा है द वास्ट क्वांटिटी ऑफ कैपिटल ऑलरेडी डिप्लॉयड इन अ पब्लिक सेक्टर नीड टू बी नर्चर्ड। द मार्केट इकोनॉमी इज mainly confined to industry and commerce and central planning in our agriculture is necessary। यानी कि हमें इसमें ये बोल रहा है कि क्या जो ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर में कैपिटल को इन्वेस्ट किया गया था, क्या उसको ठीक वो करने के लिए नर्चर्ड करने के लिए इसको कंटिन्यू किया जा रहा है, या जो मार्केट हमारी इंडस्ट्री, कॉमर्स या सेंट्रल प्लानिंग है, एग्रीकल्चर, क्या वो बहुत नेसेसरी है, इस वजह से उस प्लानिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। तो ये सब तीनों बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे। एक बार चौथा देख लेते हैं कि 5 ईयर प्लान कैन कंट्रीब्यूट टू प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ द इकोनॉमी इन द मार्केट फ्रेंडली फैशन। तो ये 5 ईयर प्लान उस टाइम एक बहुत बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा था और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये था कि किस तरीके से जो मार्केट में फैशन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्लानिंग ज़रूरी थी, इसीलिए उसको कंटिन्यू किया गया था। ऊपर के जितने भी रीजंस दिए हुए हैं वो बहुत आलतू फालतू रीजंस हैं। इन रीजंस में ये फोर्थ रीजन ज़्यादा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक ऑफ स्टेज। तो टेक ऑफ स्टेज की बात कहाँ पे आती है? अगर आपने ग्रोथ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा टेक ऑफ स्टेज हम पढ़ते हैं रोस्टो के मॉडल में। तो रोस्टो ने 5 स्टेज दिया था, जिसमें से टेक ऑफ, प्री टेक ऑफ, और प्राइमरी, हाई कंजम्पशन मास। तो ऐसे कई सारे उन्होंने 5 स्टेजेस दिए हैं। तो उस स्टेजेस में जो टेक ऑफ स्टेज है हमें बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो टेक ऑफ का मतलब होता है कि जब हमारी इकोनॉमी एकदम स्टडी ग्रोथ स्टार्ट करे उसको टेक ऑफ स्टेज कहते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया है। यहाँ पे अगर हमारी इकोनॉमिक कोलैप्स्ड हो गई, सारे कंट्रोल रिमूव हो गए या स्टैग्नेंट हो गई, तो ये सारे टेक ऑफ का मतलब नहीं होता है। टेक ऑफ स्टेज का मतलब होता है स्टडी ग्रोथ जहाँ से स्टार्ट हो उसको हम बोलते हैं। तो ये आपका एक होमवर्क है कि किस 5 ईयर प्लान में टेक ऑफ स्टेज
हमने अचीव किया था, या किस 5 ईयर प्लान तक हमने अचीव किया था, ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम। तो इंडिया की प्लानिंग कहाँ से, किस ऑब्जेक्टिव से डिराइव की जाती है, हमें ये बताना है। तो किस हमने अगर आपने पॉलिटी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हमारे अलग अलग तरह के राइट्स, ड्यूटीज़ और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे प्रीएम्बल्स में दिए होते हैं, यानी कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसमें दी हुई होती है। उसमें अलग अलग आर्टिकल्स, अलग अलग सब आर्टिकल्स, उसके पार्ट्स, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज सब कुछ दी होती है। हमें बताना है कि प्लानिंग इन इंडिया ये किस ऑब्जेक्टिव से मतलब डिराइव किया गया है। क्या फंडामेंटल राइट्स से किया गया है? तो फंडामेंटल राइट्स में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति के क्या राइट्स हो सकते हैं, उसमें हम प्लानिंग के बारे में तो पढ़ते नहीं हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी हम अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। और प्रीएम्बल हमें क्या बताता है? प्रीएम्बल हमें उसको किस तरीके से चलाना है, ये इसके बारे में फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ को बताता है। अगर हम डीपीएसपी की बात करें, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की बात करें, तो ये हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज या प्रिवेंशन, कंसंट्रेशंस, इसके बारे में हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, और इसी से हमारा प्लानिंग इन इंडिया डिराइव किया गया है। अगर हम पार्ट 4 की बात करें, डीपीएसपी के पार्ट 4 की, जिसमें आर्टिकल 39 बी और सी की बात करें, तो इसमें हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके प्रिवेंटिंग वेल्थ कंसंट्रेशन, इन सब के कोर प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 38 में ये हमें डायरेक्ट कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं इकोनॉमिक के इनइक्वालिटीज़ को, उसके बारे में हमें बताया गया है। तो इस तरीके से डीपीएसपी ये डिराइव करता है ऑब्जेक्टिव को प्लानिंग इन इंडिया के। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन। तो इंडिया में 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन उस टाइम इंगेज्ड किस में थी? अभी तो 50% और 40% तक आ गई है। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारी वर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इंगेज्ड थी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन, अरे सॉरी, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी सेक्टर, अब 3 तरह के सेक्टर होते हैं, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में ये कैसा सेक्टर है? इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, और इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। तो ज़्यादातर इंडियन के पॉपुलेशन आज भी 40% या 50% तक प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंडेंट है। तो इस पे हमें सोचने वाली बात है। जबकि सबसे ज़्यादा जीडीपी हमें कहाँ से मिलती है? टर्सरी सेक्टर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। तो इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है? हमें जब भी हमारा बजट पास होता है उसके एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश्ड किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे हमारा पब्लिश कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये जिम्मा है इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करना। अब इकोनॉमिक सर्वे में होता क्या है? बजट में तो हम आने वाले टाइम में क्या करेंगे ये सब कुछ देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे हमें बताता है कि हमने पिछले एक साल में क्या क्या किया है, तो उसके बारे में हम इकोनॉमिक सर्वे पे पढ़ते हैं, और बजट हमें बताता है कि हम आगे आने वाले एक साल में क्या करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर लोगों को नहीं पता चलेगी कि वीडियो अवेलेबल है, तो वो इस वीडियो से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। वो अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स सबको पता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। और एडम स्मिथ कौन से इकोनॉमिस्ट हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लासिकल हैं, कीन्सियन हैं, मॉनेटरिस्ट हैं, कौन से इकोनॉमिस्ट हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। तो इन चारों में से जो 5 ईयर प्लान कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। अब इन्होंने कैसे किया था? ऐसे ही रात में सो के और उन्होंने सुबह उठ के बोला तो नहीं होगा कि ये 5 ईयर प्लान अब हम करेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो जी नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत बड़ा अलग अलग सोर्सेस से उनको इंस्पिरेशन मिली कि उनको 5 ईयर प्लान करनी चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने जो जोसेफ स्टेलिन है, वो कहाँ के हैं? यूएसएसआर के। तो हमारे सोवियत संघ
और यूएसएसआर जिसको हम बोलते हैं, उस वहाँ के जोसेफ स्टेलिन, इसको स्टेलिन मॉडल भी हम कहते हैं, मतलब उससे इंस्पायर्ड हुए थे जवाहरलाल नेहरू। उनके 5 ईयर प्लान से इनको बहुत इंस्पिरेशन मिली थी। और जो भारत के अर्थशास्त्री हैं VKRV राव, M विश्वेश्वरैया, इन्होंने भी अपने ग्रोथ मॉडल से से प्रेरणा मिली और तब जाके जवाहरलाल नेहरू ने इसकी बात की और ये कंसेप्ट हमारे इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हुआ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया हैज़। तो इंडिया के पास क्या है, क्या इंडिया एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, गांधीयन इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी है या मिक्स्ड इकोनॉमी है? तो इंडिया एक कैसी इकोनॉमी है? इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं, इसीलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। इसको अभी पहले भी मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया अडॉप्ट फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी इन। तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को कब अडॉप्ट किया था? तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट नहीं किया गया था। सॉरी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान मिक्स्ड इकोनॉमी को तो अडॉप्ट किया गया था। ये मतलब ऑप्ट कब किया था ये हमें बताना है। तो इंडिया ऑप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में ही उसको इंडिया ने ऑप्ट किया था, क्योंकि इंडिया को पता था कि आफ्टर हमारे फ्रीडम के बाद अगर हम ये देखें तो इंडिया के पास बहुत सारे चैलेंजेस थे उस टाइम। तो इंडिया के पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के बेस पे हम नहीं इकोनॉमी को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को ऑप्ट किया, और जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी मिलके साथ में काम करेंगे और इस तरीके से हमारी इकोनॉमी डेवलप हो सकती है। तो इसलिए इसमें ऑप्ट किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स क्या होता है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी अभी मैंने बताया कि किस तरह से को एग्जिस्टेंस होता है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के साथ, उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग कैन नॉट बी सेड टू बी। तो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग कैसा नहीं है? क्या इंडिकेटिव है, इम्पेरेटिव है, लिमिटेड है या डेमोक्रेटिक है? अगर हम इन सब के बारे में बात करें तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। तो इंडिकेटिव प्लानिंग होता क्या है? तो इंडिकेटिव प्लानिंग ऐसे प्लानिंग को कहते हैं जिसमें हम सॉरी, इंडिकेटिव प्लानिंग ऐसे प्लानिंग को कहते हैं जिसमें हम पहले से ये मतलब हमारा एक लॉन्ग टर्म विजन होता है और उस विजन में हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो सके, और इसमें हमारा पब्लिक प्राइवेट सब कुछ सबका एक सहयोग होता है इंडिकेटिव प्लानिंग में। और एक ये लॉन्ग टर्म विजनरी प्लान है जिसमें हम इसमें विजनरी प्लान कहते हैं। वही इम्परेटिव प्लानिंग एक ऐसा रिजिड प्लान है और एक सेंट्रलाइज्ड प्लान है जिसमें सारा का सारा जो अधिकार होता है, जितने राइट्स होते हैं वो सब गवर्नमेंट के पास होती है, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके पास बहुत ही मतलब ना के बराबर उनको जितने भी राइट्स होते हैं वो होते हैं। इसमें फिक्स्ड टारगेट होते हैं, मिनिमम मार्केट रोल होता है, बहुत सेंट्रलाइज होता है, स्टेट का ओनरशिप ज़्यादा होता है। इसीलिए इम्परेटिव प्लानिंग हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इंडिकेटिव प्लानिंग ठीक है। अब लिमिटेड क्या है? अब लिमिटेड इसमें एक ऑप्शन में दे दिया है, जबकि इम्परेटिव प्लानिंग अब लिमिटेड मतलब कि कोई भी चीज़ ऐसा लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। तो ये भी ठीक है, डेमोक्रेटिक भी ठीक है। लेकिन अगर हम इम्परेटिव की बात करें तो इम्परेटिव प्लानिंग हम ऐसे प्लानिंग को कहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है, जिसमें जो गवर्नमेंट का है उसका ही पूरा कंट्रोल हमारे इकोनॉमिक डिसीजन पे होता है, उसको हम इम्परेटिव प्लानिंग कहते हैं, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग कुड बी सेड टू हैव प्रिवेंटेड द ट्रिकल डाउन इफेक्ट इन इंडियन इकोनॉमी। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट से प्रिवेंशन हम मतलब हमें बताना है कि कौन सा ऐसा है जिससे ट्रिकल डाउन इफेक्ट से सेट टू बी प्रिवेंटेड द ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता क्या है? तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है जिसपे जो पावर्स होती है वो वेल्दी और रिच पर्सन के पास होती है, और वेल्दी और रिच पर्सन जो इन्वेस्टमेंट करता है उसके थ्रू जो पैसा होता है वो डाउन यानी कि जो पुअर के पास जाता है, उसी को बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए इसके इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं, जो सब्स्टिट्यूट जो लाए गए हैं, उसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसमें हम पुअर को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं
और ट्रिकल अप इफेक्ट भी बोला जाता है उसको, जिसमें हम पुअर को ध्यान में रखते हुए हम मतलब उसके इफेक्ट को देखते हैं, जबकि ट्रिकल डाउन पूरी तरह से फोकस्ड है वेल्दी पर्सन के उस पे। तो फर्स्ट क्या है, इंक्रीज डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन परचेज्ड इनपुट एंड प्राइवेटली मैनेज्ड इरिगेशन। तो हमारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट किसे प्रिवेंटेड द ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें बताना है। तो किसने मतलब कौन सा ऐसा प्रिवेंट होगा ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तो अगर हम ज़्यादा हम इंक्रीज कर देंगे डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे और उनके जो प्राइवेटली मैनेज होगा इरिगेशन, तो इस तरीके से हम हमारा एक तरह से क्या है, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट को प्रिवेंट करता है। दूसरा है मोर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर बाय लार्ज लैंड होल्डिंग फार्मर्स। नहीं, अगर हम ज़्यादा, अगर ये कैसे प्रिवेंट होगा, अगर हम बड़े फार्मर को ही दे देंगे तो एक तरह से तो ये वेल्दी के हाथ में पूरा कंट्रोल पावर चली जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही नहीं है, फर्स्ट करेक्ट है। फिर लिखा है लोअर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी। तो अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें लोअर पार्टिसिपेशन विमेन का एग्रीकल्चर में हुआ है नए टेक्नोलॉजी की वजह से, तो ये भी करेक्ट है। और क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के फेलियर की वजह से हम उसको बोल सकते हैं कि इट प्रिवेंट द ट्रिकल डाउन इफेक्ट इन द इंडियन इकोनॉमी? तो नो, दिस इज नॉट करेक्ट। तो ये दोनों करेक्ट है हमारा फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन भी मुझे बहुत ज़्यादा करेक्ट लग नहीं रहा है, बट इसमें हमें ऑप्शन ही ऐसा दिया हुआ है जिसमें हमें चूज करना है। तो फर्स्ट तो करेक्ट है और थर्ड में मुझे बहुत डाउट है, और इसके और सेकेंड और फोर्थ तो बिल्कुल भी गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट असेसमेंट ऑफ डिकेड ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान। तो कौन सा ऐसा करेक्ट नहीं है कि असेसमेंट का, कि देयर हैज़ बीन अ वेरी लो कैपिटल फॉर्मेशन, क्या बहुत ज़्यादा लो कैपिटल फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट है ग्रोथ हैज़ फेवर्ड द बेटर ऑफ, क्या ग्रोथ मतलब करेक्ट नहीं है हमें बताना है। तो बहुत लो कैपिटल फॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं हुआ, तो एक तो यही करेक्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें कैन नॉट बोला है। ग्रोथ बेटर थी, ये तो करेक्ट है। प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज सब्सिक्वेंटली थ्रू ऑफन फॉलिंग शॉर्ट डाउन टारगेट्स, क्या शॉर्ट डाउन टारगेट की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही थी। तो प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट तो देखा ही गया है 5 ईयर प्लान में, तो ये तो ये नहीं है। पब्लिक सेक्टर हैज़ कंट्रीब्यूटेड नथिंग, तो ये हमारा एक करेक्ट हो जाएगा कि पब्लिक सेक्टर ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी हमें कहीं फर्स्ट और फोर्थ एक साथ नहीं दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हु इज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन कौन होते हैं। तो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन जो रैंक होल्डर्स है ना वो होते हैं, अब प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस, ये सब नहीं होते हैं, तो नन ऑफ द एबव हमारा करेक्ट हो जाएगा। चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है, लेकिन डिप्टी चेयरमैन अलग होते हैं। तो डिप्टी चेयरमैन कौन होते हैं, ये हमारे जो रैंक होल्डर्स है ना कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक होल्डर्स, इनको डिप्टी चेयरमैन बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन कौन है हमारे इंडिया का। तो फर्स्ट हमारे इंडिया का डिप्टी चेयरमैन जिसका नाम है वीटी कृष्णमचारी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जिसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया गया था। तो प्लानिंग कमीशन हमारा सेटअप किया गया था 1950 में। तो यस ये करेक्ट है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नो इट इज़ एडवाइजरी बॉडी, एंड इट इज़ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट एंड थर्ड ही करेक्ट है, जो सी में दिया है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमें इनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है, तो चलिए सेट कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर आई थी, ये कब आई थी। तो ये 1938 में आई थी। और प्लान्ड इकोनॉमी बाय इंडिया बाय विश्वेश्वरैया। तो प्लान्ड इकोनॉमी इंडिया में 1934 में आई थी, विश्वेश्वरैया ने लाया था। बॉम्बे प्लान हमारी 1944 में आई थी। बॉम्बे प्लान देखिए, ये किसी भी तरह का एक इकोनॉमिक प्लान या वो प्लान नहीं है। बॉम्बे प्लान एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट
ने बनाई है। तो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट में कौन कौन थे, जिसमें हमारे JRD टाटा, उसके बाद GD बिरला, ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद थे। इनके ग्रुप्स थे और इन्होंने बॉम्बे प्लान लाया और इनका जो मेन फोकस था, उन्होंने ये प्लान 15 साल के लिए बनाया था। 15 साल के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया था और जिसका नाम उन्होंने बॉम्बे प्लान दिया था। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये 1952 में बनाया गया। अगर इसको क्रोनोलॉजी में हम सेट करें तो सबसे पहले क्या आएगा, प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी, ये इंडिया के प्लान इकोनॉमी के बारे में विश्वेश्वरैया ने पब्लिश किया है, तो सेकंड सबसे पहले आएगा। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी फर्स्ट। उसके बाद हमारा बॉम्बे प्लान आएगा थर्ड, और सबसे लास्ट में हमारा फोर्थ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो 1952 में आई थी। तो इस तरीके से अगर हम देखें सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ जो डी में है, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये जो इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस थे आप लोगों को अच्छे लगे हों, और अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि वीडियो की रीच हो और लोगों तक पहुँचे और उनको भी बेनिफिट हो इससे। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।